चलो हाँ भाई, एक तो ये बताओ कि जो पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक भेजे थे टेलीग्राम पे, क्या वो क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने डाउनलोड करके सॉल्व कर लिए क्या? फटाफट से बता दो बेटा कि जो क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों को भेजे थे, सेंड किए थे टेलीग्राम चैनल पे, क्या आप लोगों ने वो डाउनलोड करके सॉल्व कर लिए क्या? यस और नो जल्दी से बता दो भाई, फिर आगे के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। कर लिया बेटा? सोहेल बहुत बढ़िया बेटा। हाँ भाई, बाकी जनता, मैंने जो क्वेश्चन बैंक भेजे थे, क्या वो सारे क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने लगा दिए? आप लोगों को इतना टाइम तभी दिया गया था कि आप लोग जो है वो आराम से पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के, नोट्स वोट्स पढ़ के क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो। हाँ, वैसे कुछ किया है, कुछ बाकी है, जल्दी करें बेटा, उसको कंप्लीट करें। अगर अपन चीज़ों को डिले करेंगे तो अपने पास इतना टाइम कहाँ बचा है ना? तो टाइम कम है, उसके हिसाब से जो है वो अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखें, दिक्कत ना आने दें, है ना? जितना भी टाइम मिलता है, मान लिया कि आपकी आरबीटीएस चल रही है, लेकिन जितना आपको टाइम मिलता है उतने टाइम में आप लोग क्या है वो किया करें। भाई क्लास में 2 ही बच्चे थोड़ी हैं, अरे 2 ही लोग थोड़ी हैं, बाकी जनता सो रही है क्या? सुबह सुबह राबड़ी पी गए? चलो ठीक है सर, वो बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ, वैसे एक बड़ी बात है कि आरबीटीएस भी चल रहा है, आप लोग जो है वो क्वेश्चन बैंक भी कर रहे हो, लेकिन आज तक मेरे पास कोई एक सिंगल डाउट भी आया नहीं। तो इसका मतलब या तो मास्टर ने पढ़ाया बहुत अच्छा है, या आपको समझ में बहुत अच्छा आया है, या फिर आप लोग जो है वो कुछ कर ही नहीं रहे, है ना? यही हो सकता है इनका रीजन। भाई आज तक एक भी डाउट नहीं आया कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमें बता दो, एक सिंगल डाउट भी नहीं आया। मतलब आरबीटीएस में पूरी इनऑर्गेनिक लगभग हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी भेज दिए, लेकिन आज तक एक सिंगल डाउट भी किसी बच्चे का नहीं आया, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि या तो तुम पढ़ नहीं रहे, और पढ़ रहे हो तो तुम्हें डाउट नहीं आ रहे, तो पढ़ रहे हो और डाउट नहीं आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो माना नहीं जा सकता। तो बताओ, देखें डाउट आउट भेजे थे क्या किसी ने? अरे भेजे थे क्या? जल्दी बताओ बे, सन्नाटा क्यों है इतना? अरे ग्रुप में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एकदम चैट बॉक्स सुनना पड़ा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं रे। अरे सिंगल रिस्पॉन्स नहीं, सो गए क्या सारे लोग? गांव वालों उठो बेटा। अच्छा प्रज्ञा, नो सर, मतलब सोए नहीं हो अभी तक, चलो बढ़िया है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हाँ चलो ठीक है यार, क्लास चालू कर दी और ये लो भैया अब आराम करते हैं, मास्टर तू लगा रहे, हम आराम करते हैं, नहीं क्या? बोला ऑफलाइन क्लास में तो आराम करते नहीं थे, अब हम लोग आराम करेंगे, बेड पे पड़े आराम से, चाय पानी पीते रहेंगे, ज़्यादा ही होगा तो राबड़ी पी लेंगे, सो जाएंगे आराम से। अबे गधो जवाब तो दो बे, मतलब काम की बात पूछ लो इनसे, काम की बात पूछने के बाद एक सिंगल जवाब नहीं आता, नहीं तो हाँ सर गुड मॉर्निंग, यस सर, नो सर है। लो जी लो, अभी तक कोई जवाब नहीं है, एक बच्ची का जवाब आया बस। अबे गधों, कुछ तो किया करो बे, कम से कम जवाब तो दे दिया करो। कुछ डाउट होता है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड कर देते हो, उनसे क्लियर हो जाता है सर। चलो ठीक है बेटा। हाँ भाई, बाकी जनता सो रही है आराम से, बोला चलने दो यार, कौन जवाब देगा, है ना? ऐसे सब देख रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा कोई और दे देगा, मैं नहीं दूंगा और दे देगा, और सारे ऐसे सोच के बैठे हैं ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो क्लास को आगे बढ़ाएं क्या? जल्दी बोलो, क्लास को आगे बढ़ाएं क्या? अरे चलना आगे, अब तो जवाब दे दो। अरे क्या आगे चले? हाँ देखो, अब देखो कितने जल्दी जल्दी जवाब आ रहे हैं, यस सर, यस सर, यस सर। और पढ़ाई की बात कर लो इनसे, ऐसे सो जाते हैं जैसे कुंभकर्ण नींद में सोया हो। चलो, बड़े बेशर्म इंसान हो यार तुम लोग। चलो सर बात को स्टार्ट करते हैं। गोपी ना चलने दे। हाँ भाई चलो सर, आज का जो लेक्चर है, अब हम लोग जो बात करेंगे बेटा वो बात करेंगे किसकी? तो अपन अपने नए चैप्टर की बात को स्टार्ट करते हैं। और जो नया चैप्टर है वो नया चैप्टर कौन सा है? तो अपन कह रहे हैं कि बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? तो अपन क्या कह रहे हैं? पी ब्लॉक केमिस्ट्री।
चैप्टर का नाम क्या है? पी ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो यार, पी ब्लॉक को हम लोग करते हैं स्टार्ट। पी ब्लॉक को हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट के लिए मेरी बातों को सुनते जाना कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है और किन चीज़ों पे फोकस करना है। क्योंकि यार एग्जाम जो है ना, देखो सीधी सी बात है कि चैप्टर को पढ़ो लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। बच्चों को अक्सर क्या होता है कि यार ब्लॉक के नाम से डर लगता है, ब्लॉक केमिस्ट्री के नाम से डर लगता है कि यार ये वाला ब्लॉक नाम आते हैं ना, बच्चे को ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। और पी ब्लॉक तो क्योंकि भैया एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये चैप्टर तो क्या छोटे छोटे से हैं, तो 2-2, 4-4 लेक्चर के हैं, तो बच्चा क्या है कि फिर भी हिम्मत करके पढ़ लेता है। लेकिन पी ब्लॉक जो है वो भैया 7-8 लेक्चर खींचता है, और 7-8 लेक्चर के बाद उसमें यार इतना कचरा, मतलब कचरा तो क्या बोलूं, इतनी रिएक्शंस और इतने कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि बच्चा क्या कहता है, अरे बाप रे इतना कौन पढ़ेगा, चलो 2 क्वेश्चन आएंगे वो छोड़ देंगे। अरे बावड़े लोगों, 2 क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने वाले होते हैं बे। इसलिए चैप्टर, हर चैप्टर को पढ़ो, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप लोग हाथ ही ना लगाओ। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है, अब सुन लो ध्यान से। देखो, अगर बेटा पी ब्लॉक की बात की जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि पी ब्लॉक जो होता है, आपका जो पी ब्लॉक है उसमें कौन कौन आता है, तो ये आप लोगों को सबको भली भांति पता है क्या आता है। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन एंड इनर्ट गैसेज। ये 6 फैमिली, 6 ग्रुप क्या होते हैं आप लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं। बच्चा अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है देखना। अपन क्या कहते हैं कि सर यार हम लोग है ना पढ़ें किस बेसिस पे, पढ़ें किस बेसिस पे। देखो 2 साल पहले तक मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था। कैसे कि भैया ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको एक साथ ले लो और बाकी बचा हुआ जो मटेरियल है उस मटेरियल को क्या कर लो, आप एक साथ कर लो, है ना। लेकिन अब है ना पिछले साल से ट्रेंड क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया है। पिछले साल से ट्रेंड क्या चेंज हुआ, जब से एनटीए ने एग्जाम कराने को, एग्जाम कंडक्ट करने को पकड़ा है, तब से एनटीए ने पूरी सिचुएशन को बदल के रख दिया। जो इस सिचुएशन के साथ बदल गया वो बेटा टाइम से सिलेक्ट हो रहा है। कैसे? एनटीए क्या करता है, एनटीए ये नहीं देखता कि भैया कोचिंग वालों ने क्या पढ़ाया है, एनटीए ये कभी नहीं देखता कि कोचिंग वालों ने क्या पढ़ाया। एनटीए ये देखता है कि 11th और 12th के सिलेबस में क्या है। एनटीए क्या देता है, ध्यान से सुनना। देखो एग्जामिनर के माइंड को रीड करना होता है। हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले, एग्जाम को क्रैक करने से पहले जो पेपर सेट करने वाला है उसके माइंड को रीड करना है कि वो किस बेसिस पे सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि यार हिंदुस्तान में इतनी कोचिंग्स हैं, उन कोचिंग के मास्टर और कोचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं, मैं क्या उसके हिसाब से पेपर बनाऊं। ना भाई ना, हिंदुस्तान में जितनी कोचिंग है ना उससे ज्यादा स्कूल्स हैं और उससे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल है। तो एग्जामिनर के माइंड में जो सिनेरियो सेट होता है वो सेट किसके बेसिस पे होता है बेटा, स्कूलिंग के बच्चों के सेट बेसिस पे होता है। क्योंकि जब आप देखते हो ना कि सर नीट एग्जामिनेशन, नीट यूजी, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो क्या बोलता है, 12th अपीयरिंग और 12th पास। बात पहले पड़ गई, 12th अपीयरिंग और 12th पास, मतलब जो इस साल 12th देगा और जो 12th पास आउट है वो बच्चा इसमें क्या कर सकता है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म दे सकता है, वो एग्जाम दे सकता है, फॉर्म भर सकता है। अब सुन लो वो क्या बेसिस पे पेपर बनाता है, वो भैया 11th और 12th का सिलेबस उठाता है, 11th 12th के एनसीईआरटी उठाता है और वो देखता है कि भैया इतने चैप्टर हैं, इतने चैप्टर में मेरे को 45 क्वेश्चन देने हैं, किस चैप्टर का वेटेज, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, वो भी वो अपने हिसाब से सेट कर लेता है। क्या कर लेता है कि पहले का टाइम होता था जब केमिकल बॉन्डिंग से 7-7, 8-8, 5-5, 10-10 क्वेश्चन आते थे। आजकल केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं 2 क्वेश्चन। कोई टाइम होता था जब एस ब्लॉक से, हाइड्रोजन से, डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आता था, आजकल 1 क्वेश्चन आता है। कोई टाइम होता था जब पी ब्लॉक को वो टच नहीं करता था, आजकल पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन चेपता है। बात पल्ले पड़ गई, बात समझ में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है, वो सारे चैप्टर को टच करता है। दूसरा, क्वेश्चन उठाता है टोटली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तीसरा, लाइन टू लाइन उठाएगा, एक्सप्लेनेशन भी वहीं से आएगा। तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ढंग से रीड करनी होती है। जितने अच्छे तरीके से तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना अच्छा तुम स्कोर करके जाओगे, क्वेश्चन तुम्हें उतना इजी लगेगा। भैया आज के पहले क्या होता था वो मुद्दा नहीं है। कोविड होने के बाद, कोविड आने के बाद और एनटीए के एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद सिनेरियो एकदम से बदल गया है। हमें भी उसी के हिसाब से बदलना है भैया। जो वक्त पे बदल गया वही राजा होता है। बात पल्ले पड़ गई, नहीं तो जो वक्त के साथ नहीं बदला वो रेस से बाहर हो जाता है। तो हमें इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है और अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना है, इंप्रूव करना है। अब सुनना, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमें क्या कह के चलता है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमें कैसे रीड करनी होती है। तो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा,
सेम टू सेम कॉपी, मतलब एनसीईआरटी में जिस टाइप से पॉइंट दे रखे हैं, एनसीईआरटी में जिस टाइप से टॉपिक दे रखे हैं, उसी बेसिस पे मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा। अब आपको क्या करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं पढ़ाऊं उसको ढंग से पढ़ो, उसको ढंग से समझो, उसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ो। तुम्हें एनसीईआरटी इतना सिंपल लगेगा कि तुम कहोगे कि यार एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर तुम खुद से एनसीईआरटी पढ़ के देखो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज ओ हो ऊपर वाला ही रखवाली करे भाई, इतनी गंदी लैंग्वेज है पूछो मत। ऐसे लगता है कि पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या लिखता है वो। तो उसको समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको दिमाग में बिठाने के लिए, उसके क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हमें उसी पैटर्न पे चलने की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो चैप्टर है वो कौन सा है बेटा, पी ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है, अब मेरी बातों को समझते जाना और बात को समझने के साथ साथ देखना कि मैं क्या बता रहा हूं। जहां भी डाउट लगे, नो डाउट, बिल्कुल आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये बता दो, ये वापिस से समझा दो। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक में, बॉन्डिंग में, तो उनको भी अपन साथ में देखते चलेंगे कि हाँ सर क्या हमने वो देखा है क्या। अगर आपको उसमें दिक्कत लगे तो आप मेरे को बता देना, अपन उन पर वापिस से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा अपन बात को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक केमिस्ट्री और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 3 क्वेश्चन हमें देके जाता है। ठीक है, तो आ जाओ हम स्टार्ट करेंगे बेटा सबसे पहले किसको, तो अपन कह रहे हैं कि अपन बात करेंगे बेटा आपके बोरॉन फैमिली की। सबसे पहले बच्चा हम लोग किसकी बात करेंगे, बोरॉन फैमिली की। ठीक है, अब सुनना, अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करता हूं, ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूं कि हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है, तो आपने कहा बोरॉन फैमिली। अब ना सर चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करना, रट्टा मारने की कोशिश मत करना। अगर रट्टा मारोगे, ध्यान से सुन लेना, अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे, पैरट बनने की कोशिश करोगे, तोता बनने की कोशिश करोगे, तो बेटा एग्जाम में मार खा जाओगे। बात पल्ले पड़ गई, एग्जाम में मार खा जाओगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, आपने देखा होगा, लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखो सर, 11th का बच्चा पूरे क्वेश्चन सोल्व कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलो आ जाओ बोरॉन फैमिली। देखो अब देखना बोरॉन फैमिली में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना बेटा जो बता रहा हूं। क्या है, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनके प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनना क्या बोला, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज। बोरॉन आ गया और एल्यूमिनियम, इन दोनों के प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों का कंपैरिजन है। उसके बाद और क्या है, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, ध्यान से सुनना, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, बोरॉन के कुछ कंपाउंड आपके सिलेबस में है। कौन कौन से हैं, तो अपन कहते हैं कि पहला कंपाउंड H3BO3 बोरिक एसिड, सेकंड कंपाउंड B2H6 डाइबोरेन, तीसरा कंपाउंड Na2B4O7.10H2O यानी कि बोरेक्स, और एक खुद बोरॉन। ये जो कंपाउंड हैं, ये जो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इनका प्रिपरेशन है और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है और इनके यूजेज आप लोगों के सिलेबस में है। इज दैट क्लियर, सिंपल सा है। अब सुनो, अपन क्या कहते हैं कि बोरॉन और एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज आप लोगों के सिलेबस में है, तो ये सब चीजें बोरॉन फैमिली में आपको रीड करनी होती है। अब इनको रीड करने का तरीका बहुत सिंपल है, हम लोग चलते जाएंगे, आप लोग एनसीईआरटी जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके बाद आप एनसीईआरटी उठाएंगे, आप लोग एनसीईआरटी को चेक करेंगे, तो आप लोगों को सारी चीजों का आइडिया जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा कि सर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करता हूं और बिना किसी प्रॉब्लम के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहां भी आपको डाउट लगे आप लोग मेरे को बता देना। ठीक है, चलो आ जाओ बोरॉन फैमिली, ध्यान से सुनना। देखो सर, पी ब्लॉक में से बोरॉन और कार्बन फैमिली आपके 11th के सिलेबस में है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और आप लोगों का इनर्ट गैस 12th के सिलेबस में है। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई। लेकिन आपको देना है नीट का एग्जाम, आपको देना है नीट का एग्जाम। नीट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप लोग क्या बोलोगे कि नीट के एग्जाम के लिए आपको पूरा पी ब्लॉक एक साथ आना चाहिए। बात पल्ले पड़ गई, कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो और एक दूसरे के साथ इसको लिंक करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिएगा बात को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। बोरॉन फैमिली में बच्चों जो एलिमेंट आपके पास आते हैं वो कौन कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। देखो एकदम है ना, मतलब फ्रेश बच्चे की तरह समझने की कोशिश करना चीजों को, है ना, कि यार हम पहली बार पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करना, तो बड़ा मजा आएगा, बहुत सारी नई चीजें आप लोग सीखोगे। ठीक है, चलो ये एलिमेंट होते हैं। अब देखो सर, इनका ग्रुप नंबर क्या है,
इनका पीरियड नंबर क्या है ये आप लोगों को पीरियोडिक में सिखा दिया जाता है। क्लियर है? ये होता है ग्रुप नंबर 13 होता है और पीरियड नंबर इनके कितने होते हैं 2 3 4 5 6 ये आपको पता है। इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं ये आपको पता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये आपको पता है। ठीक है, इनका साइज ऑर्डर क्या होता है ये भी आपको पता है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है ये भी आपको पता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कहां पर पढ़ा रखी है तो आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में ये सारी बातें पढ़ा रखी है। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत लगे पीरियोडिक टेबल में कहां है तो सर वीडियो लेक्चर पढ़े हैं वो देख लेना, आपको एक एक चीज का आइडिया लग जाएगा कि सर हाँ ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है। क्लियर? तो चलो आ जाओ बात को स्टार्ट करते हैं। अब सुनना बच्चा, अब सुनना। अपन कहते हैं कि सर एनसीईआरटी क्या बोलता है कि बोरॉन, ध्यान से सुनना, बोरॉन हम लोग जो जनरली पढ़ के आते हैं, हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं या आपको आपके मास्टर ने पढ़ाया होगा कि बोरॉन जो है वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। फटाफट बताओ, फिर आपके डाउट्स क्लियर करता हूं। देखो हम कहां मार खाते हैं ये चीज बताता हूं। हाँ भाई आस्था पुजारा, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ भाई चलो बताओ, देखे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि बोरॉन क्या है। बोरॉन मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है? जल्दी बताओ, मैं कमेंट सेक्शन खोल के बैठा हूं, जल्दी बोलो, फटाफट से टाइप करके बताओ कि आप लोगों का बोरॉन जो है वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। जल्दी बताओ। नॉन मेटल, आस्था ने लिखा है नॉन मेटल। ओके हाँ नॉन मेटल, प्रेम ने लिखा है नॉन मेटल। और कोई भाई जल्दी जल्दी बताओ, देखे बाकी जनता, क्या आपने कभी इसको मेटलॉइड पढ़ा है? यस और नो। प्रज्ञा ने लिखा है नॉन मेटल, सोहेल ने लिखा है नॉन मेटल। क्या आपने बोरॉन को कभी मेटलॉइड पढ़ा है? यस और नो, फटाफट से बता दो। क्या आपने बोरॉन को कभी मेटलॉइड पढ़ा है? यस और नो। रोहित ने लिखा है बेटा मेटलॉइड, करीना ने लिखा है यस सर। अच्छा मेटलॉइड पढ़ा है, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, बोरॉन को अपन लोग क्या कहते हैं? यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ भाई सबने पढ़ा होगा कि बोरॉन क्या होता है? मेटलॉइड। सबने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है। अपन क्या कहते हैं कि बोरॉन जो है वो मेटलॉइड होता है, लेकिन एक चीज होती है, एक तो होता है यूनिवर्सल मेटलॉइड। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज कंपैरेबल होते हैं। बात पल्ले पड़ गई। और एक होता है नॉन यूनिवर्सल, बोल सकते हो उसको। यूनिवर्सल टोटल 5 या 6 होते हैं, उनके अलावा जो बच जाते हैं उनको अपन उसकी कैटेगरी में नहीं रखते। बोरॉन उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है। बोरॉन जो है इसके नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो हैं वो इसके मेटालिक कैरेक्टर पर डोमिनेंट करते हैं। तो एनसीईआरटी हमेशा उस चीज की बात करता है जो डोमिनेंसी शो करता है। तो बच्चा हम लोग क्या कहते हैं कि बोरॉन जो है ना वो क्या है? नॉन मेटल है। किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और तुम्हें पता है जवाब जो जाएगा एग्जाम में वो किसके हिसाब से जाएगा? एनसीईआरटी के हिसाब से जाएगा बच्चा। क्लियर? बाकी जो बच गए एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, बच्चों इनको अपन क्या बोलते हैं कि ऑल आर नॉन मेटल, सॉरी ऑल आर मेटल। सब के सब क्या है बच्चों? मेटल्स है। बात क्लियर है? बहुत आसान तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं किसकी? बोरॉन की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? बोरॉन की। ये तो इनका एक सिंपल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब देखना बेटा, तुम्हें पता होगा कि बोरॉन जो होता है, इस बोरॉन की जो स्ट्रक्चर होती है, बोरॉन की स्ट्रक्चर की बात करूं ना तो बोरॉन बच्चों क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि बोरॉन एक नेटवर्क सॉलिड होता है। बोरॉन क्या होता है? एक नेटवर्क सॉलिड होता है। नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल तुम्हें बताता हूं बहुत ही प्यार से। नाम सुना होगा सिलिका, SiO2। सिलिका नाम सब बच्चों ने सुना है। सिलिका का जो स्ट्रक्चर होता है, आपको याद होगा मैंने सिलिकेट और सिलिकॉन में आप लोगों को सिलिका पढ़ाया था। वहां पर मैंने कहा था वो एक क्या होता है, तो अपन ने कहा था कि सर वो अपना एक नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल होता है, 3D नेटवर्क सॉलिड होता है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है। अब अपन कहते हैं कि सिलिकेट और सिलिकॉन, उसके वीडियो लेक्चर भी मैंने डाल रखे हैं, रिसेंटली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। अपन कह रहे हैं कि ये क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड। अब इसकी स्ट्रक्चर दिखने में कैसी होती है वो सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। अपन क्या कहते हैं कि ये कौन है? आपका बोरॉन। सुनते जाना भाई, ये आपका बोरॉन, यहां पर भी होता है बोरॉन, यहां पर भी होता है बोरॉन, यहां पर भी बोरॉन, यहां पर भी बोरॉन और यहां पर भी बोरॉन। ये बोरॉन क्या होते हैं बेटा? बॉन्डेड। सुनते जाना भाई, जो स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं वो स्ट्रक्चर बहुत काम की है, ध्यान से सुनना। यहां पर भी क्या होता है बेटा? तो अपन कहते हैं बोरॉन, यहां पर भी होता है बोरॉन,
ये भी बोरॉन। देखो सर आप लोगों को ऐसा फील होगा कि ये क्या है, आपकी हेक्सागोनल यूनिट है। ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका समझा रहा हूं, मेथड समझा रहा हूं। ये आपके पास क्या है, इस टाइप से दो हेक्सागोनल यूनिट दिख रही हैं। अब बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखो सर ये इसके साथ बॉन्डेड होता है, ये इसके साथ भी बॉन्डेड होता है और ये इधर भी बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली ये इधर भी बॉन्ड बनाता है। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यहां पर बच्चों मैं बात करूं तो ये इसके साथ भी जुड़ा होता है, इधर भी बॉन्डेड होता है, इधर भी बॉन्डेड होता है और साथ में बेटा इधर भी बॉन्डेड होता है। क्लियर। सिमिलरली ये जो है वो इधर भी बॉन्डेड होता है, इसके साथ भी होता है बच्चों, इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी बॉन्डेड होता है। सेम टू सेम ये इधर भी बॉन्डेड है बच्चा, इधर भी बॉन्डेड है, इधर भी बॉन्डेड है और इधर भी बॉन्डेड है। अब देखना ये 3D में जा रहा है भैया, ये 3D में जा रहा है तो तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा है। समझ में आ रहा है। ये कहानी क्या है, तो अपन ने कहा कि सर ये आप लोगों के बोरोन की कहानी होती है। ये बोरोन की स्ट्रक्चर होती है जो आप लोग 3D में देख पा रहे हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर है, बोरोन की स्ट्रक्चर है, आप लोग जो 3D में देख पा रहे हैं। बात पल्ले पड़ गई। ये स्ट्रक्चर होती है, बोरोन इस टाइप से रहता है। तो ध्यान से सुनना, ये एक नेटवर्क सॉलिड होता है। क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है जो 3D में एक्सपेंड रहता है। तो सुन लो, नेटवर्क सॉलिड है, इसका जो नेम होता है वो नेम बताता हूं क्या होता है। इसका जो नेम होता है इसको बोला जाता है आइकोसाहेड्रॉन। क्या बोला जाता है, आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन का मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं आप लोगों को एकदम सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। बच्चों आप लोगों ने ना बेटा एक नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक नेम सुना होगा ओक्टाहेड्रल। क्या ये नाम सब लोगों ने सुन रखे हैं, बिल्कुल। टेट्राहेड्रल मतलब जिसमें 4 फेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल 8 फेस होते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, वैसे ही है आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन में कितने फेस होते हैं, तो अपन बोलते हैं 20 फेसेज। कितने बेटा, 20 फेसेज होते हैं। और अपन कहते हैं कॉर्नर कितने होते हैं, तो अपन कहते हैं 12 कॉर्नर आपके पास होते हैं। कॉर्नर का मतलब तुम जानते होंगे, आप लोगों ने अभी रिसेंटली आप सॉलिड पढ़ रहे हो तो वहां पर कॉर्नर वर्ड आपने सुना होगा। ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, ये 12 कॉर्नर क्या होते हैं, इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सिमिलरली अपन क्या कहते हैं कि सर इसमें टोटल कितने फेसेज है बच्चा, तो आप क्या कहते हो, टोटल 20 फेसेज आप लोगों के पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये आपके फेस बनते हैं बेटा, यहां पर टोटल ऐसे 20 फेसेज होते हैं। तो अब 2D की स्ट्रक्चर में काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप मान लो मैं बता रहा हूं कितने हैं बेटा, 20 फेसेज है। ये कहानी किसकी होती है, बोरोन की। अब देखो सर, बोरोन की 3D स्ट्रक्चर तो आपने बना दी, इसकी यूनिट में कितने एटम्स बोरोन के प्रेजेंट हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये एक यूनिट है। ये एक यूनिट है और ये मेनी टाइम रिपीटेशन शो करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, तो आप लोग क्या कहते हो, जिसकी वजह से पूरा बोरोन का नेटवर्क बनता है। तो बच्चा अपन कहते हैं कि एक यूनिट में कितने हैं, 12। तो अपन इसको नाम क्या देंगे, ये किस फॉर्म में मिलेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये होता है B12 फॉर्म। क्या होती है, B12 फॉर्म, यानी कि बोरोन के 12 एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। चलो कोई कमेंट आया है, 1 मिनट में चेक कर लेते हैं। बच्ची ने क्या लिखा है, सर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है। अरे बेटू, बोरोन के बॉन्ड्स आपको काउंट करने हैं। ये लो बेटा, काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। बात पहले पड़ गई। बोरोन और बोरोन के एटम्स के बीच में टोटल कितने लिंकेज हैं बेटा, 6 लिंकेज आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। बात क्लियर है आस्था बिटिया, बात क्लियर है, यस और नो। सर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, हाँ कितने बॉन्ड बनाता है, आस्था बिटिया काउंट कर लो। देखो ये 4 तो रेड वाले हो गए और 2 ये वाले हो गए, कितने लिंकेज दिखा रहा है, 6 लिंकेज शो कर रहा है। बात पहले पड़ गई। ये बोरोन का खुद का स्ट्रक्चर है, ये बोरोन का क्या है बिटिया, खुद का स्ट्रक्चर है। बोरोन जब कंपाउंड फॉर्म करने जाता है, ध्यान से सुनना, बोरोन जब कंपाउंड फॉर्म करने जाता है तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये क्या है, इसकी नेटवर्क स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इसकी नेटवर्क स्ट्रक्चर है कि ये नेचर में किस फॉर्म में अवेलेबल होगा। इज दैट क्लियर बिटिया, आस्था बोलो, क्या बात क्लियर हुई, यस और नो। ओके बेटा ठीक है। अब सुनो, अब अपन आगे बढ़ते हैं।
अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये B12 फॉर्म आपको क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब सुनना, अब अपन क्या कहते हैं कि चलो सर ये बात तो क्या हो गई आपकी यहां पर क्लियर हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई, इसको यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं, स्पेस बना देते हैं, ये लो। अब देखो सर, अब आपको बताता हूं अगली कहानी। अब आपने है ना सर सबने गैलियम के बारे में सुना हुआ है, आपने सबने गैलियम के बारे में सुना हुआ है। गैलियम के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी बात बताता हूं, सुनने की कोशिश करना। अपना जो गैलियम होता है आपको शायद पता भी होगा, गैलियम जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है, 29 डिग्री सेल्सियस। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि रूम टेम्परेचर कितना कंसीडर किया जाता है। हम रूम टेम्परेचर जो है वो कितना मान के चलते हैं, क्या आप बता सकते हैं? फटाफट से बता दो, रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं? आस्था ने लिखा है बेटा 25, बिल्कुल। रूम टेम्परेचर आप लोग कितना कंसीडर करते हो? शाहरुख ने भी लिखा है 25। रूम टेम्परेचर बेटा अपन कितना मान के चलते हैं? 25। क्लियर? प्रज्ञा ने लिखा है 25, बहुत बढ़िया। कितना? 25। अब सुनना बेटा, अगर आप 25 मानते हो, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 29। तो बच्चों एक बात बताओ, गैलियम रूम टेम्परेचर पर, मेरे वर्ड्स पे जाना, मैं क्या बोल रहा हूं, गैलियम रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? फटाफट बता दो। गैलियम रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? फटाफट से बता दो। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है बच्चा? तो अपन क्या कह रहे हैं? इतना। आस्था ने लिखा है, क्या बात है बिटिया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहो भैया, ऐसे मजा आएगा। चलो आ जाओ, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, बिल्कुल। तो अपन क्या कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो बच्चों मैं ऐसा लिख दूंगा एट रूम टेम्परेचर। RT का मतलब क्या हो गया? रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर बेटू ये कैसा होता है? तो आप लोग क्या बोलोगे सर? सॉलिड। रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? सॉलिड। चलो अब एक और क्वेश्चन का जवाब दे दो। देखो आप लोग जवाब दोगे ना तो सीखोगे आप, मास्टर को सीखने की जरूरत नहीं है। ये बताओ बच्चा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितने डिग्री पर मेंटेन रहता है? 37। अरे वाह यार, क्या बात है बिटिया, फुल फॉर्म में हो बेटू। आस्था फुल फॉर्म में हो आज तो है। 37 डिग्री, बहुत बढ़िया, 37। अब ये बताओ, अगर मैं आपको ध्यान से सुनना, अगर आपकी हथेली पर, आपके पाम पर, आपकी हथेली पर गैलियम को रख दूं तो क्या ये सॉलिड में रहेगा या लिक्विड में चला जाएगा? फटाफट बता दो, ये सॉलिड में रहेगा या लिक्विड में चला जाएगा? जल्दी बता दो, जवाब आप खुद दोगे। किस में चला जाएगा? शाहरुख ने लिखा है लिक्विड, उसके बाद प्रज्ञा ने लिखा है लिक्विड, आस्था ने लिखा है मेल्ट हो जाएगा, प्रेक्षा ने लिखा है लिक्विड। बिल्कुल बेटा। तो अपन क्या कहते हैं, लिक्विड कहां पर होता है? तो आप लोग क्या बोल देते हो? ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आने पर। क्लियर है? बात पल्ले पड़ गई। तो आपने पीरियोडिक में पढ़ा होगा, आपने पीरियोडिक में पढ़ा होगा कि गैलियम को लिक्विड मेटल मानते हैं, लिक्विड मेटल मानते हैं, बट रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड दो ही होते हैं, एक मर्क्यूरी और एक ब्रोमीन। ये बात शायद आपको सबको पहले से पता है। अब देखो अगली बात बताता हूं बहुत ही खतरनाक, अगली बात बताता हूं बहुत ही खतरनाक। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 2403 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बिटिया? तो अपन बेटो अपन कितना कहते हैं? तो अपन क्या कहते हैं? 2403। मास्टर ने गलत नहीं लिखा है, 2403 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात देखो यार कि अगर तुम इसको ना मेल्ट करना चाहो, सॉलिड से लिक्विड में ले आओ, बहुत आसानी से आएगा, लेकिन लिक्विड से गैस में लेके जाओ भैया जान निकल जाएगी, लेकिन ये जल्दी से नहीं जाएगा। तो अपन क्या कहते हैं कि गैलियम जो होता है इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? एक लार्ज डिफरेंस होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से बच्चों अपन लोग क्या कहते हैं वो सुनना, अपन क्या कहते हैं कि भैया अगर इतना डिफरेंस है तो इसका कोई ना कोई तो यूज करना पड़ेगा। अरे अगर इतना बड़ा डिफरेंस है तो कोई ना कोई तो यूज करना पड़ेगा। तो अपन कहते हैं कि कहां यूज किया जा सकता है वो सुनना। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको फीवर हो गया, ठीक है, ऊपर वाला करे इस टाइम फीवर ना हो किसी को, लेकिन अपन एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अपन कह रहे हैं मान लो कि चलो आपको करवा देता हूं, है ना, मैं तो मेरे को डर लगता है। आपको मान लो फीवर हो गया, ठीक है, आपको क्या हो गया, मान लेते हैं फीवर हो गया, है ना। आप डॉक्टर के पास गए,
डॉक्टर ने देखा कि भैया यहाँ पे हाथ लगाता है फोरहेड पे, यहाँ पे है ना सर नेक पे हाथ लगाता है, आपके हाथ रिस्ट को पकड़ता है और देखता है कि हाँ भाई टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या करता है, एक थर्मामीटर लेता है, आपको बोलता है कि बेटा मुंह खोलो, मुंह में थर्मामीटर लगा देता है। तुम उस थर्मामीटर को मुंह में लेके बैठे रहते हो, थोड़ी देर के बाद उसको देखता है कि हाँ भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इतना आ गया। वो जो थर्मामीटर डॉक्टर यूज करता है उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसमें जनरली मर्क्यूरी को यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो आपको टेम्परेचर मेजर करना है, जैसे आपने मेटलर्जी पढ़ा है, मेटलर्जी में एक नेम आता है फर्नेस, भट्टी। फर्नेस जो होती है, मान लो ब्लास्ट फर्नेस या कोई और है, उसके टेम्परेचर को मेजर करना है जहां टेम्परेचर 2000 डिग्री तक चला जाता है, तो क्या वहां पर क्लिनिकल थर्मामीटर काम आ सकता है बेटा? नहीं आ सकता। क्यों भैया? क्लिनिकल थर्मामीटर लेके गए, आपने लगाया और थर्मामीटर क्या हो गया बच्चा? फुस, और साथ में आप भी हो गए फुस, तो भैया फुस फुस से तो काम चलेगा नहीं। तो वहां पर हम लोग जो थर्मोमीट्री काम में लेते हैं वो थर्मोमीट्री किसका बनाएगी? उस थर्मोमीट्री में किसको यूज किया जाता है? गैलियम। क्यों? क्योंकि भैया 2400 तक तो ये वेपोराइज होना ही नहीं है। तो अपन क्या कहते हैं, इसका जो इंपॉर्टेंट यूज होता है बच्चों, इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है, बिल्कुल वो ही मेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात लिखी है आपने। तो अपन क्या कहते हैं कि इसका जो इंपॉर्टेंट यूज होता है वो क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि यूज्ड इन, ध्यान से सुन लेना, यूज्ड इन हाई टेम्परेचर, ध्यान से सुनना जो लिख रहा हूं, यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री, यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री का मतलब क्या होता है? जो टेम्परेचर को मेजर करने का डिवाइस होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसी की बात चल रही है, वैसा ही होता है। यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमीट्री ड्यू टू, क्यों यूज किया जाता है? ड्यू टू लार्ज डिफरेंस, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैलियम। गैलियम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप लोगों को क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो एक काम कीजिएगा, अगर आपको पूरी बातें क्लियर है तो फटाफट से यस और नो बोल दो और आप लोग इसका फोटो खींच सकते हो। क्या सबको, सारे बच्चों को बातें क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, गैलियम बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आस्था, बहुत अच्छे बेटा, बहुत आगे जाओगे बिटिया, बहुत अच्छे। चलो भैया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, फटाफट से सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो भैया। समझ में आ गया तो फोटो खींच लो, प्रोसेस आपको पता ही है, बस समझने का काम है। समझने के बाद फोटो खींचो, फोटो खींच लिया। आस्था वेलकम बेटा, डन सर, डन सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भैया, हाँ भाई, चलो ये कहानी आपकी क्या होती है यहां पर खत्म। ये एक पॉइंट हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपका काम इतना ही है, बस समझना है, ढंग से चीजों को क्लियर करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपका नोट्स की तरह काम आएगा। लिखने में अगर टाइम वेस्ट करोगे तो भैया फिर तो डिजिटल होने का फायदा ही खत्म हो गया। बात पल्ले पड़ गई, डिजिटलाइज होने का फायदा ही खत्म हो गया। मास्टर ने समझाया, समझ में आया, डाउट क्लियर हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो, उन स्क्रीनशॉट को सेव रखो, अलग से टॉपिक बना दो कि भैया पी ब्लॉक गैलरी में सेव हो जाएगा, ये बोरॉन फैमिली, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, सारा काम खत्म। जब जरूरत पड़ी ओपन करा, देखा, यही तो डिजिटल होने का फायदा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोरॉन फैमिली में अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं, बोरॉन फैमिली में जो नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही काम की चीज है और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। सुनते जाना, बात को समझते जाना, सुनते जाना और बात को समझते जाना। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि अगला पॉइंट जो है वो क्या है। सर अगर इम्प्यूरिटी ऐड कर जाए तो भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना? बिटिया देखो क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्योर फॉर्म का डिसाइड होता है। बात क्लियर है? आप लोग सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हो, बात आप ध्यान से सुनना। अगर आप सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर बेटा आप लोग जो ध्यान से सुनना, मैं जो समझा रहा हूं,
लिक्विड सोल्यूशन में आप लोग, आपका जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये लिक्विड सोल्यूशन से आप इंस्पायर होके पूछ रहे हो ना। मैं दोनों चीजें क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन का और सॉलिड स्टेट का बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो समझना। अपन क्या कहते हैं, एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे, है ना, ताकि आसानी से समझ में आए। लिक्विड सॉल्यूशन में अपन क्या कहते हैं कि अगर आप कोई इंप्यूरिटीज यानी कि प्योर सॉल्यूट में कोई सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करते हो, सॉलिड इंप्यूरिटी ऐड करते हो, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आता है ना। ये तो सॉलिड का लिक्विड का पार्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं बेटा सॉलिड की। आपने ना बेटू एक नाम सुना होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आस्था, मैं जो बोल रहा हूं बेटा वो सुनना। कम हो जाए, आपने पूछा है कम हो जाएगा ना, है ना। मैं इसी को एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आपने एक नाम सुना होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या नाम सुना है बिटिया, जल्दी बोलना। आपका क्वेश्चन का जवाब आप खुद ही दे दोगे। क्या आपने नाम सुना है क्या इंटरस्टिशियल? हाँ जी बेटा सुना है। अब बेटा एक बात बताओ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में आपने पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनमें वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं। कोई भी मेटल होती है उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं। उनमें वॉइड्स, जब वॉइड्स में कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जब वहां पर ट्रैप हो जाता है तो वो वॉइड जो है वो क्या हो जाती है, वहां से रिमूव हो जाती है, या मैं कह दूं कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है बिटिया? यस और नो? आस्था क्या इतनी बात क्लियर है बेटू? जल्दी बोलो यस और नो। यस। अब ये बता बिटिया कि अगर वॉइड कम हो गई, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई, तो बता मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बोल, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? अब बॉन्डिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग, वॉइड्स रिमूव हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी? यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो बिटिया। आस्था जल्दी बोलो बेटू। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बहुत अच्छे बेटा, बात पल्ले पड़ गई। तो अपन है ना बेटू ये कमिट नहीं करेंगे। देखो गलती आपकी नहीं है। अपन जो सोचते हैं, अपन किसी एक पॉइंट को लेके सोचते हैं, लेकिन उसका दूसरा व्यू भी तो होता है। आप जो सोच रहे हो, आप जो बता रहे हो बेटू, वो क्या था? वो क्या था? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉलिड में पढ़ते हैं, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या है? मेटल का सॉलिड फॉर्म। तो अगर मेटल की वैकेंसी को आपने इरेज कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो बेसिकली क्या होना है, उसका मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? चले आगे, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं बेटू। क्लियर हो गया सबको? चले आगे। यस सर, ओके बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब सुनना, अब देखो सर, यहां पर कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करनी होती है। तो साइज और आयनाइजेशन एनर्जी की मैं वापस से रामायण नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पीरियडिक में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको दिक्कत लगे तो वहां पर मेरा लेक्चर पढ़ा, आप जाके देख सकते हैं, या आपके नोट्स में वो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर भी डाउट लगे तो मेरे को कॉल मैसेज करके बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ईएन, बोरॉन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं। ध्यान से सुनना, सारे लोगों को बहुत ही एक स्टेप में, एक शॉट में समझ में आ जाएगा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ध्यान से सुनना, बोरॉन और एल्यूमिनियम, जब अपन बोरॉन से एल्यूमिनियम जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज। ध्यान से सुनना, जैसे बता रहा हूं, साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। साइज अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से क्या होता है? ज्यादा। एकदम सिंपल, बच्चों की तरह। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बेटू यहां तक जाते हैं तो आप जानते हो एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो जाता है। आपको मैंने पढ़ाया था कि एल्यूमिनियम और गैलियम पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नाम से एक पॉइंट पढ़ाया था, वो याद आ गया होगा। तो अपन क्या कहते हैं बेटू, यहां पर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। बच्चा तुम एक बात जानते हो, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन का शिल्डिंग पावर क्या होता है? पुअर।
शील्डिंग पावर क्या होता है, पुअर, बहुत कम होता है। दूसरों को बचाने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। अगर शील्डिंग पावर कम होता है तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे, ऐसे केस में बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो बच्चा आप लोग क्या बोलते हो कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इन केस ऑफ बोरॉन फैमिली फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थेलियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रेजुअली क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। अगर बेटा ये इंक्रीज करती है तो ऐसा ऑर्डर मिलता है। अगर मैं फाइनल ऑर्डर की बात करूं तो एक काम करते हैं, बोरॉन को उठाओ और बोरॉन को क्या कर दो, सबसे पहले डाल दो। बोरॉन को सबसे पहले डाल दिया तो सबसे ज्यादा कौन आया बेटा, बोरॉन। बोरॉन के बाद में कौन आ गया, थेलियम। थेलियम के बाद में कौन आ गया, इंडियम। इंडियम के बाद में कौन आ गया, गैलियम। गैलियम के बाद में बचा कौन बच गया, एल्यूमिनियम। ये आप लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सिंपल सा ऑर्डर होता है। क्वेश्चन सुनना क्या पूछता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन बच्चा ये पूछता है क्या, कि मैक्सिमम ईएन किसका है, तो अपन क्या बोलेंगे, बोरॉन का। और मिनिमम ईएन किसका है, एल्यूमिनियम का। मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। किसमें, इन केस ऑफ बोरॉन फैमिली। ये कहानी बेटा किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट जो हमसे पूछा जाता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हो किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसको मेल्ट करना है, उसके लिए जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है, उसके लिए आप लोग मेल्टिंग पॉइंट वर्ड काम में लेते हो। मेल्टिंग पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन आपने पढ़ा भी हुआ है सॉलिड स्टेट में, वहां पर सर आपको पढ़ाते भी हैं कि क्या होता है। तो चलिएगा अपन बात करते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये आप लोगों के पास एलिमेंट हैं। अब सुन लो, बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम जब हम जाते हैं यहां तक जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। और बच्चों तुम जानते हो कि अगर साइज इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ क्या करती है, इंक्रीज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज। क्या बोला, अगर साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है तो आप लोग क्या बोलते हो कि बॉन्ड लेंथ क्या करती है, इंक्रीज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज। अब सुन लो, इसके लिए आप लोग ना चाहो तो यहां तक भी ले सकते हो, कोई मुद्दे की बात नहीं है, ठीक है। अब अपन क्या कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज। तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम से क्या होता है, ज्यादा। एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करूं तो भैया तुम्हें एक बात पता है, गैलियम के मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक होते हैं। गैलियम के मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं। इसलिए एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट गैलियम से ज्यादा होता है। गैलियम से लेकर इंडियम, इंडियम से लेकर थेलियम तक जाते हो तो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और अपन क्या कहते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या करती है, बढ़ती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये ऑर्डर क्या आता है, आपके पास आता है। ऐसा ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। अब क्या होने वाला है, फाइनल ऑर्डर। तो फाइनल ऑर्डर सुन लो, बोरॉन सबसे ज्यादा, उसके बाद एल्यूमिनियम, जो ये तीनों हैं इनको उठाकर उल्टा कर दो तो ये थेलियम, ये इंडियम, और कौन आ जाएगा, गैलियम। क्वेश्चन जो आपके नीट में पूछा गया था, पहले जो क्वेश्चन आ रखा है वो क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन फैमिली में किसका है, बोरॉन का, और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन फैमिली में किसका है, तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, गैलियम का। ये कहानी होती है इनके मेल्टिंग पॉइंट की। फटाफट से देख लो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो, अदरवाइज फोटो खींचो, फोटो खींच लो फटाफट से। अगर कोई डाउट हो तो बता देना भाई। हाँ भाई, सर सभी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लर्न करने हैं क्या? बेटू नहीं, आस्था बिटिया सारे लर्न नहीं करने होते, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही लर्न करने होते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही लर्न करने होते हैं, जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है वही चीज़ें क्या होती है बेटा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बोरॉन फैमिली में याद करना होता है, ठीक है। जैसे एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए याद करना होता है। तो ऐसी 2-4 चीज़ें होती हैं जहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। हाँ भाई, जैसे ही स्क्रीनशॉट डन हो जाए फटाफट से बोल देना ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं।
जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट डन हो बोल देना कि हाँ सर काम हो गया, काम खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो। हाँ भाई हो गया, चलो डन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सर डन 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 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेल्टिंग पॉइंट के बाद अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे जनरली पूछा जाता है वो आता है रिएक्टिविटी का पॉइंट। हाँ भाई तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपके पास जो कहानी चलती है उस कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है बेटा इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कैसे होती है और कैसे नहीं होती, इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत चर्चा करनी होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलने वाले हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी, सुनते जाना भाई, अब और भी अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं। केमिकल रिएक्टिविटी की बच्चों में बात करता हूं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी यानी कि कौन रिएक्ट करता है, किसके साथ करता है, कब करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, वो चीज आपको याद रखनी है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, बोरोन। बोरोन हमेशा याद रखनी है। बच्चों मैंने क्या कहा था, बोरोन जो होता है, बच्चों मैंने क्या कहा था कि बोरोन जो होता है वो एक नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्या है, ध्यान से सुनना, नेटवर्क सॉलिड मतलब वहां पर इतने सारे बॉन्ड बने हुए हैं, अगर तुम उसको किसी के साथ रिएक्ट करवाना चाहोगे तो वो बॉन्ड्स आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, अगर रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो अपन क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्टिव। तो बोरोन अगर किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा तो उसका एक ही रीजन है बच्चा, वो रीजन क्या है, नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर, सिंपल सी बात है। तो आ जाओ पहला पॉइंट, फर्स्ट रिएक्टिविटी किसके साथ, वो सुन लो। अपन बोलेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर के साथ रिएक्शन की बात करते हैं कि बोरॉन और एल्यूमिनियम, मैंने पहले ही बोला था लेक्चर जब स्टार्ट किया था कि बोरॉन और एल्यूमिनियम जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये बात हमें पढ़नी है, और दो ही एलिमेंट आपके यहां पर सिलेबस में मेंशन है। तो आ जाओ, अगर मैं बोरॉन की बात करता हूं बेटा, अगर बोरॉन को एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर बोरॉन को एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन नहीं होती। बोरॉन एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, नहीं करने का रीजन क्या होता है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये कैसा सॉलिड होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये रिएक्ट नहीं करता, वेरी सिंपल। चलो आ जाओ दूसरा, अगर बेटा आप लोग एल्यूमिनियम की एयर के साथ रिएक्शन करवाते हो, टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं भाई, सुन लेना, वैसे ही चल रहे हैं। अगर तुम एल्यूमिनियम की एयर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो एल्यूमिनियम भी रिएक्शन नहीं करता। एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं करने का रीजन क्या होता है वो सुनना। देखो सर, एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल होता है। आप लोगों ने ना एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है रिएक्टिविटी सीरीज, नाम सुना होगा सबने, रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चा ये जो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है ना, इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से पहले आता है, मतलब एल्यूमिनियम जो है उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। अब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और ये क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन इसकी जो सरफेस है ना ऊपर वाली, इस सरफेस पर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, भैया लोहे पर जंग लग जाता है तो ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर बनने की वजह से अंदर वाला जो आयरन है उसका एयर के साथ कांटेक्ट क्या हो जाता है, खत्म होने की वजह से वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाता। तो अपन क्या कहते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर होता है और ये रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो अपन क्या कहते हैं कि सर रीजन बहुत ही सिंपल सा होता है, क्या, तो अपन बोलते हैं ड्यू टू
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, या मैं कह दूं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पर क्या बन जाती है? ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्षण परत। क्या बोलते हैं? रक्षण परत। क्लियर? ये कहानी आपके सामने आती है। तो अपन क्या कहते हैं कि इस वजह से वो क्या नहीं कर पाता? रिएक्ट नहीं कर पाता। तो ये तो कहानी बच्चा किसकी होती है? जब तुम लोग किसकी बात करते हो तो अपन कहते हैं एयर की। एयर के साथ रिएक्ट नहीं हुआ, उसका रीजन बच्चों आपके सामने है। एयर के साथ रिएक्ट नहीं हुआ, उसका रीजन आपके सामने है। अब मैं नंबर 2 पर बात करता हूं। नंबर 2 पर अपन बात करते हैं रिएक्टिविटी की। ध्यान से सुनना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। पानी के साथ क्या ये रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उस चीज को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बोरॉन को अगर वाटर के साथ डाल दो तो क्या करता है? नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं करता। नहीं करने का रीजन आज भी वही है, क्या? कि भैया ये क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से नहीं कर पाता। दूसरा, एल्यूमिनियम जो होता है अगर आप वाटर के साथ डाल देते हो तो ये भी क्या नहीं करता? रिएक्शन नहीं करता। बेटा ये भी रिएक्शन नहीं करता, तो इसका रीजन क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सेम रीजन जो हमने पहले लिखा था, तो अपन क्या बोलते हैं कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पर क्या बन जाती है? ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं कर पाता। ये कहानी होती है इनके रिएक्शन की। तो पहले 2 रिएक्शन आप लोगों के सामने हैं, उनकी बात आपके सामने आ चुकी है। क्या आपको किसी को इस पॉइंट में दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर दिक्कत नहीं है तो इसको छाप दो, मतलब फोटो खींच लो। फटाफट से बता दो, क्या आपको इसमें कोई समस्या है? यस और नो, बस इतना सा काम करना है। नो सर, बहुत बढ़िया। नहीं है तो फोटो खींचो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फोटो खींचो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी को, फोटो खींचो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम सिंपल, एकदम नॉर्मल बात लेके चल रहे हैं। डन सर, डन डन डन, बहुत बढ़िया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहानी किसकी होती है? केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में बच्चों और आगे हम लोग बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखना केमिकल रिएक्शन में अब हम लोग अगले पॉइंट को लेके चलते हैं। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है वो सुनना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है वो सुनना। अब रिएक्टिविटी में बेटू नंबर 3 पॉइंट की हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पर अगर मैं आपको लेके चलता हूं तो थर्ड पॉइंट इज रिएक्टिविटी। थर्ड पॉइंट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसके रिएक्शन की बात करते हैं कि क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, उस चीज को हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, सुनना। अपन क्या कहते हैं कि बोरॉन जो होता है, अगर बोरॉन की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाती है तो ये क्या करता है बेटा? रिएक्शन नहीं करता। अगर बोरॉन की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हो तो ये रिएक्शन नहीं करता। अब अपन कहते हैं कि यार नहीं करता तो ना करे भाई, अपन तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगला जो पॉइंट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चाय की चुस्की के साथ हम चर्चा करते हैं। तो चाय पे चर्चा करते हुए चलते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप करवा दो NaOH के साथ तो ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए जाना, क्यों? क्योंकि अब जो आने वाला है वो बहुत ही काम का पॉइंट है, बहुत ही काम का पॉइंट है। कैसे? सुनना। NaOH जो है वो लिया जाता है कौन सा? एक्वस।
तुम बोलोगे यार मास्टर ये क्या बात हुई, अभी तो आप बोल रहे थे कि NaOH से रिएक्शन करवा रहे हो और अब अपनी बात को पलट रहे हो कि एक्वस। बिल्कुल बेटा, एक बात बताओ कि 100% प्योर NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं अपन। जब भी आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी रिएक्शन होती है, ध्यान से सुनना, जब भी रिएक्शन होती है मीडियम हमेशा क्या होता है, एक्वस। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी रिएक्शन होती है मीडियम हमेशा क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, एक्वस। बात पल्ले पड़ गई। अब रिएजेंट जो है, देखना ध्यान से सुनना, मीडियम पानी है और रिएजेंट कौन है, NaOH। तो क्या बन गया बेटा, NaOH एक्वस। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या मैंने जो बोला वो बात आपको क्लियर हुई क्या? मैंने क्या बोला, इसका मतलब यहां ये हुआ कि बोरोन खुद में ही बीजी है, तो वो कैसे रिएक्शन, वो किसी से रिएक्शन, हाँ बेटा बिल्कुल 100 के साथ क्या 100 के साथ रिएक्शन हो, मतलब क्या लिखा बेटा, हाँ भाई बेटू समझ में नहीं आया। आस्था क्या लिखा आपने, दूसरी लाइन मेरे को पल्ले नहीं पड़ी, क्या लिखा आपने? हाँ, तो अपन क्या कह रहे हैं कि रिएजेंट NaOH है लेकिन मीडियम क्या है बेटा, एक्वस। मतलब कि सर मीडियम भी है, एक्वस भी है और NaOH भी है, पानी भी है और साथ में कौन है बच्चा, तो अपन कह रहे हैं कि ये भी। तो अब देखो सर रिएक्शन कैसे जाएगा, अब देखो रिएक्शन कैसे जाएगा। अच्छा 100% 100% प्योर के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अरे बेटा 100% प्योर नहीं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, जब भी कोई रिएजेंट लिया जाता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, रिएजेंट लिया जाता है तो रिएक्शन जो है वो कभी सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं होती। सॉलिड स्टेट में हम रिएक्शन नहीं करवाते, हम जो भी आपकी इनऑर्गेनिक रिएक्शन है वो सॉलिड स्टेट में नहीं करवाते, हम कहां पर करवाते हैं, एक्वस मीडिया में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है बेटा, आस्था क्या बोला कि सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं करवाते, कहां पर करवाते हैं, एक्वस मीडिया में रिएक्शन करवाते हैं बेटा, है ना। और 100% प्योर तो हम लेके रिएक्शन करवा ही नहीं सकते ना, 100% प्योर लेके तो हम रिएक्शन करवा ही नहीं सकते, है ना। तो हमें कोई ना कोई एक मीडियम की जरूरत होती है बिटिया। बात पल्ले पड़ गई, मीडियम की जरूरत होती है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये जितने भी सोल्यूशन होते हैं, हाँ ठीक है, बात पल्ले पड़ गई, बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, ये कहानी आपके सामने होती है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, अब मैं रिएक्शन लिखते हूं और बाद में प्रोडक्ट बताऊंगा। सुनो, एल्यूमिनियम जो होता है, ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम जो होता है सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करता है, पानी के साथ। एल्यूमिनियम सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ। बेटा तुम एक बात जानते हो, कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी, ध्यान से सुनना जो लिख रहा हूं, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन से। क्लियर है, हाइड्रोजन से ज्यादा होने की वजह से यहां से ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। आपको याद होगा मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, वो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन और डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा और बेटू ये क्या बना देगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। बात पल्ले पड़ गई। अब मेरी बात को समझना, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मास्टर ऐसा कैसे कर दिया, पिछली रिएक्शन में तो बोला था कि एल्यूमिनियम पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल सही बोला था, लेकिन एक बार तो होती है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना तो वो ऑक्साइड अपने आप ही थोड़ी बन गया, उसका हाइड्रोक्साइड बना। ये अनस्टेबल होता है तो क्या बना देता है बेटा, ऑक्साइड बना देता है, कहानी खत्म हो जाती है, वहां पर लेयर बन जाती है, काम रुक जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अब तुम जानते हो कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये कैसे होते हैं, किस नेचर के होते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हो, एम्फोटेरिक नेचर के। किस नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। आजा बेटा, तू क्या लेके आ रहा है, तू लेके आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तू एक बात जानता है, ये बेस है और ये क्या है, एम्फोटेरिक। तो ये बेस है तो ये एसिड की तरह काम करेगा। देखो Na पर आता है +1, OH पर आता है -1। रिएक्शन लिखने का तरीका समझना, अगर OH -1 होता है तो इसके पास लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको बोला जाता है लेविस बेस, और जो लोन पेयर लेता है उसको क्या बोला जाता है, लेविस एसिड। बात पहले पड़ गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये एम्फोटेरिक है तो ये क्या बन जाएगा, लेविस एसिड।
और ये क्या बन जाएगा बेटा, तो आप लोग क्या बोलोगे, लेविस बेस, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और बच्चा तू जानता है कि एसिड बेस रिएक्शन जब होती है, एसिड बेस रिएक्शन जब होती है तो अपन क्या बोलते हैं, क्या बनता है, सोल्ट बनता है। बेटा सोल्ट कौन सा बनेगा, तो सुन लो, एल्यूमिनियम है और ये क्या बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स NaLOH होल 4-1। क्यों, एक OH इसने लिया, 3 पहले से थे, कितने हो गए, 4, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर है, इतना कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चा, कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चा। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये Na+ इसके साथ आ जाएगा और क्या बन जाएगा, Na+। तो क्या बना, तो अपन क्या बोले कि इस टाइप का कंपाउंड बना। बात पहले पड़ गई। अब देखो इस कंपाउंड को और कैसे लिख सकते हैं, इस कंपाउंड को और कैसे लिख सकते हैं वो सुनना। अपन एक काम करते हैं, यहां पर 4 OH है, इसमें से पानी निकाल दो, तो 4 OH में से कितना वाटर निकलेगा, 2 मोल। तो अपन क्या बोलेंगे, क्या बनेगा, NaAl, और 2 पानी निकल गया तो पीछे क्या बचा बेटा, O2 डॉट 2H2O। क्या बचा, डॉट 2H2O। क्या ये दोनों कंपाउंड एक ही नहीं है क्या, क्या दोनों कंपाउंड सेम नहीं है क्या, यस सर। इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, तो अपन कहते हैं इसको बोला जाता है सोडियम, इसको बोला जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसको बोला जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बात क्लियर है सबको, आसानी से समझ में आ गया। अब सुनो, अब यहां पर प्रोडक्ट क्या क्या बना, तो एक तो हाइड्रोजन गैस निकली और दूसरा क्या बना, ये बना। बात वाले पड़ गई। तो जब अपन क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaAlO2, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। ये रिएक्शन आपके सामने होती है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, तो अपन कहते हैं कि सर यहां पर रिएक्टिविटी के बेसिस पे एसिड बेस रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन कुछ इस टाइप से चलती है। ये रिएक्शन मैं 3 या 4 लेक्चर के बाद वापस पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। आज पूरा पैटर्न समझा दिया, 3 या 4 लेक्चर के बाद मैं इन रिएक्शंस को वापस इसको NaOH वाली रिएक्शन को वापस लेके आऊंगा। वहां पर मैं जितने भी एम्फोटेरिक मेटल, जितने भी एम्फोटेरिक कंपाउंड हैं, सब के सब एक साथ पढ़ाऊंगा, तो लगभग 40-50 रिएक्शन एक शॉट में कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है, तो इसको देखो, क्या आपको बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो फोटो खींचो, आगे बढ़ता हूं। अगर बात क्लियर होगी तो फोटो खींचो, आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा NaOH के साथ बिकॉज, हाँ बिल्कुल बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल बिटिया। आस्था बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। प्रेम ने लिखा सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट थर्ड। हाँ बेटा, ये इसका UPSC नाम है प्रेम, और जो हमने लिखा है वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये इसका डायरेक्ट एक सिंपल नेम है बेटा। हाँ हाँ भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, डन डनाडन बोल दो, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगले रिएक्शन पर चलते हैं। डन, बहुत बढ़िया सर, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। डन डनाडन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, जल्दी से डन डनाडन बोल दो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से ही आगे जा पाएंगे। चलो सर, डन सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी की बात चल रही है, वाटर के साथ बता दिया, एयर के साथ बता दिया, वाटर के साथ बता दिया, एयर के साथ बता दिया। अब और आगे लेके चलता हूं, अब और आगे लेके चलता हूं। अब चलते हैं किस पर, अब चलते हैं किस पर, अगली रिएक्शन पर। अब चलते हैं अगली रिएक्शन पर, नंबर 4, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। जब भी किसी मेटल की एसिड या बेस के साथ रिएक्शन होती है तो ये चीज दिमाग में रखना कि क्या वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता। अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है थोड़ा बहुत भी, तो रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो आ जाओ, अपन सबसे पहले लेके चलते हैं बोरोन को। अगर बोरोन की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवा दें तो अपन क्या बोलेंगे कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो यार एक बात बताओ, क्या बोरोन वाटर से रिएक्ट करता है? नहीं करता, नहीं करता तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। यहां पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, सिंपल। चलो आ जाओ, अगर इसी बोरोन की रिएक्शन आप लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हो तो बेटा ये भी एसिड है, रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। बात क्लियर है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बोरोन की रिएक्शन आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हो,
कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हो, बच्चा ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, अगर बोरोन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं, आप सब लोगों को एक बात पता होगी, नहीं पता है तो बता देता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बोरोन को लपेट देगा, ये बोरोन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन उड़ा देगा, और जब ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन उड़ा देगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, H3BO3। क्या बन जाएगा, H3BO3। बोरोन 0 में है, यहां पर +3 में चला जाएगा, और नाइट्रिक एसिड जो है वो खुद किस में चला जाएगा, NO2 में चला जाएगा, ये प्रोडक्ट बनता है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि बोरोन डाइल्यूट एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसी बोरोन की रिएक्शन बेटा अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा देते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा देते हो, तो बेटा ये क्या बना देता है, तो अपन कहते हैं कि ये बनाता है H3BO3। अब सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में दो प्रॉपर्टी बताता हूं। पहला, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बात वाले पड़ गई। दूसरा जो होता है बेटा, ये किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। ध्यान से सुनना बेटा क्या लिख रहा हूं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब निर्जलीकरण कारक, मतलब क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, जो कंपाउंड में से वाटर को क्या कर देता है, उड़ा देता है। बात पहले पड़ गई। यानी कि आपने वो मूवी देखी होगी ना, अक्षय कुमार की एक मूवी थी बॉस, जिसमें वो मतलब बोलता है कि अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है ना। तो ये क्या करता है, कंपाउंड में से पानी उड़ा देता है, कंपाउंड का पानी निकाल देता है। तो अपन क्या कहते हैं, H3BO3 जो है वो किस में चला जाता है, B2O3 में चला जाता है। तो ये कंपाउंड आपके पास बनते हैं, दोनों में से कोई सा भी मिले आप आंसर लगा देना, आंसर मैक्सिमम टाइम यही मिलेगा आपको। क्लियर। और साथ में क्या निकलता है, तो अपन क्या कहते हैं, SO2 गैस निकलती है। क्लियर है। वो किसकी आती है, अपन कहते हैं इसकी। ये तो बात होती है बेटा किसकी, तो अपन कहते हैं बोरॉन की। ये तो बात किसकी होती है, बोरॉन की। अब आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं। अब सुनना भाई, एल्यूमिनियम जो है इसकी रिएक्टिविटी जो होती है, एल्यूमिनियम जो है इसकी जो रिएक्टिविटी जो होती है, ध्यान से सुनना जो लिख रहा हूं, रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो आप लोग क्या बोलोगे कि अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवा दो तो ये क्या बना देता है, AlCl3 और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, जिस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, वो मेटल क्या करता है, डाइल्यूट एसिड और वाटर में से पानी निकाल देता है। सिंपल है, ठीक है। दूसरा, अगर इसी एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हो तो ये क्या करता है, तो अपन कहते हैं बना देता है Al2SO4 होल थ्राइस और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। सिंपल रिएक्शन। अब सुनना भैया, अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन आप लोग क्या करवा देते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा देते हो, ध्यान से सुन लेना, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा देते हो तो अपन क्या कहते हैं कि बिकम्स पैसिव। ध्यान से सुनना भाई क्या लिख रहा हूं, क्या हो जाता है, बिकम्स पैसिव। क्या हो जाता है, बिकम्स पैसिव। बिकम्स पैसिव का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। पैसिव होने का रीजन क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, ड्यू टू, वही पुराने वाला रीजन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पर ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये पैसिव हो जाता है, रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब सुनना यार, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक कंपाउंड होता है, सॉरी एक एलिमेंट होता है बेरिलियम, दूसरा एलिमेंट कौन है, एल्यूमिनियम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों में रिलेशन होता है, क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप, नाम सुना होगा, विकर्ण संबंध। डायगोनल रिलेशन होता है तो अपन क्या कहते हैं कि जैसा काम एल्यूमिनियम करेगा वैसा काम कौन करेगा, बेरिलियम करेगा। इसके बाद और भी मेटल होती हैं, वो भी लिख देता हूं, क्रोमियम, आयरन,
उसके बाद कौन है, तो अपन कहते हैं कोबाल्ट, और उसके बाद कौन है, निकल। ये आपके पास टोटल 6 मेटल हैं, ध्यान से सुनना। ये 6 मेटल होती है, कौन कौन सी, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल। अगर बेटा आप लोग क्या कर दो, इनको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे दो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे दोगे तो आप क्या बोलोगे कि ये मेटल जो हैं वो क्या हो जाती हैं, तो अपन कहते हैं कि मेटल जो हैं वो बन जाती हैं बिकम्स पैसिव, ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है, ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की कहानी होती है, बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम की, जो हमसे कई बार पूछी जाती है। क्लियर है, नोट करें। क्या ये बात आपको सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फोटो खींच लो भाई। अगर आपको सारी बातें क्लियर है तो आप फोटो खींच सकते हैं, खींच लो फोटो, फिर आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचकर बता दो भाई कि यस सर हो गया, या कोई डाउट हो तो वैसे बता दो कि सर हमें डाउट है। हाँ भाई, एक कुछ कमेंट आए हैं, देखते हैं। बिकॉज सर यहाँ पर एम्फोटेरिक नहीं बन रहा था, आगे रिएक्शन नहीं होगा क्या, या फिर यहाँ पर H2O। अरे बेटू देखो, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट एक नहीं होता, रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट डिसाइड होता है। पहले तो आप लोग ये बताओ, आपने फ़ोटो खींच ली, मैं आगे बढ़ूँ, मतलब मैं सामने आऊँ, फ़ोटो खींच ली तो फिर इसके बात करते हैं। हो गया? चलो अब सुनो, देखो बिटिया, बच्ची ने लिखा है कि सर यहाँ पर एम्फोटेरिक नहीं बन रहा, इसलिए नहीं बेटा, एम्फोटेरिक यहाँ पर नहीं है। देखो अपन बोलेंगे कि इनका जो बनता है वो क्या बनता है, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो इनका नाइट्रेट बनता है, और इनके नाइट्रेट जो हैं वो क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या बना देते हैं, टूट जाते हैं और नाइट्रिक एसिड प्लस NO2 गैस बना देते हैं। नाइट्रिक एसिड और NO2 गैस बनने की वजह से, ऑक्साइड और NO2 गैस बनने की वजह से इनकी सरफेस पर क्या बन जाती है, ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो ध्यान से सुनना, इनके जो नाइट्रेट होते हैं बिटिया वो अनस्टेबल होते हैं, की वजह से वो ऑटोमेटिकली ऑक्साइड की एक लेयर बना देते हैं। क्लियर है बात पहले पड़ गई बेटा, आस्था ओके, क्लियर, ओके सर, ठीक है। तो हर चीज का कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं ना, तो जहां पर ज्यादा जरूरत होती है वो मैं ऑटोमेटिकली बता देता हूं, फिर भी अगर आपको कहीं लगे कि हाँ ये चीज हमें जाननी चाहिए, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। ओके बेटो, चलते हैं तो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। समझ आ गया? ओके बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। समझ में आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें उसके बाद की हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ भाई, चलो सर अब अपन चलते हैं कंपाउंड्स पर। ध्यान से सुनना, आपके सिलेबस में जो चीजें हैं वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं और आप लोग सुनते जाना। ध्यान से सुनना क्या क्या है। अपन कहते हैं कि प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किस किस के, तो सुनना, एक तो खुद बोरॉन है, दूसरा बोरिक एसिड है, तीसरा डाइबोरेन B2H6 है, और चौथा कौन है, Na2B4O7.10H2O। ये आप लोगों को क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, ये आप लोगों को समझने होते हैं, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। इन सब के बारे में हमें क्या करना होता है, डिस्कशन करना होता है। तो चलिएगा बात को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। आ जाओ,
अपन कहते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे बोरॉन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन, कि बोरॉन का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। बोरॉन का प्रिपरेशन बेटू, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा हमसे पूछा जाता है कि भैया बताओ बोरॉन कैसे बनता है। तो सुन लेना, बोरॉन को प्रिपेयर करने के लिए आपको जरूरत होती है किसकी, Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O बेटा इसको बोला जाता है क्या, बोरेक्स। बोरेक्स जो होता है, बोरेक्स जो होता है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, HCl के साथ। अब तुम बोलोगे कि मास्टर रिएक्शन बताओ कैसे होंगी, बातें खत्म करो, बताओ रिएक्शन कैसे करवाएं। तो तुम जानते हो बच्चों, HCl जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सुनते जाना, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सोडियम, सोडियम आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और तुम जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। B4O7 बेटा ये आया है बोरिक एसिड से, और बोरिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड। ठीक है, ये चीज होती है। अब अपन लोग क्या कहते हैं कि ध्यान से सुनना, अपन लोग क्या कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ये बात सबको पता है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वीक कंपोनेंट को सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वीक कंपोनेंट को सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। अरे पावरफुल जो होता है, जो ताकतवर जो होता है, वो क्या करता है, कमजोर को हटा देता है। बात पल्ले पड़ गई, आसान है, सिंपल है। चलो आ जाओ, ये ताकतवर है, ये पावरफुल है, ये वीक है, इसको उड़ा देगा कि भाग यहां से मैं आऊंगा। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों आ जाएंगे, तो बेटा क्या बन जाएगा, NaCl बन गया। दूसरा, अब देखो सर ये जो है ये क्या बना देगा, तो अपन बोलेंगे ये एसिड बना देगा। एसिड क्या बनेगा, H3BO3 बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के 4 मोल बन जाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं है। अब देखो सर ये जो बोरिक एसिड बनता है, ये बोरिक एसिड हमारे लिए काम का है, ये बोरिक एसिड हमारे लिए काम का है। हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। इस बोरिक एसिड को अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो चलो इसकी हीटिंग को थोड़ा सा ऊपर की साइड लिख देते हैं। इस बोरिक एसिड को आप क्या कर दो, हीट। बेटा जब आप इसको हीट करते हो तो ये बनाता है HbO2। क्या बनाता है, HbO2। बेटा HbO2 का नाम क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि इसको बोला जाता है मेटाबोरिक एसिड। क्या बोला जाता है, मेटाबोरिक एसिड, सिंपल। फिर आप इसको और आगे हीट करो, और आगे हीट करते हो तो ये बनाता है H2B4O7। अब तुम बोलोगे यार मास्टर ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे बन रहा है, तो अगले लेक्चर में इसको बनाने का तरीका भी बता दूंगा कि ये कैसे बना था। ठीक है, तो अपन इसको बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, टेट्रा मेटाबोरिक एसिड। टेट्रा मेटाबोरिक एसिड आपके पास बन जाता है। क्लियर है, बात पहले पड़ गई। अब अपन क्या कहते हैं कि इसको अपन और ज्यादा हीट करते हैं तो ये बना देता है B2O3। क्या बना देता है, B2O3। ओके, ये जो B2O3 होता है इसको बोला जाता है बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड। अब सुनना बच्चों, सेस्क्यू का मतलब क्या होता है, सेस्क्यू का मतलब क्या होता है, सेस्क्यू का मतलब क्या होता है, 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 यानी कि डेड। बात पहले बढ़ गई, यानी कि B2O3। तो यहां पर बोरोन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो बोरोन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। तो एक बोरोन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन कितना है, 1.5। तो ऐसे ऑक्साइड जिनमें एलिमेंट के कंपैरिजन में ऑक्सीजन 1.5 हो, पर एटम के कंपैरिजन में ऑक्सीजन 1.5 हो, उसको बोला जाता है सेस्क्यू ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, सेस्क्यू ऑक्साइड। ये याद रखना, बहुत सिंपल है। अब आ जाओ, ये बोरॉन सेस्क्यू ऑक्साइड जो होता है इसको हम लोग रिड्यूस करवाते हैं। 2 तरीके से रिड्यूस करवाते हैं, दोनों तरीके सुन लेना। सबसे पहले इसका रिडक्शन करवाते हैं बेटा मेटल से। मेटल जो है वो मैं लेता हूं, सोडियम ले लो या मैग्नीशियम। ये मोर रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा और क्या बना देगा, Na2O या फिर MgO, और साथ में क्या बन जाता है, बोरॉन। यहां पर आप लोग एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हो,
और प्रोडक्ट बन जाएगा Al2O3 और साथ में बन जाएगा बोरॉन। अब तुम बोलोगे मास्टर दोनों जगह बोरॉन बन रहा है तो दो तरीका क्यों लगा रहा है, एक ही तरीके से काम निकाल दे। नहीं बेटा, यहां पर दो टाइप के बोरॉन बनते हैं जिन पर क्वेश्चन आता है। ये जो बोरॉन होता है, ये बोरॉन होता है एमोर्फस, सॉलिड स्टेट में पड़ा होगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड में एमोर्फस सॉलिड। और बच्चा ये कैसा होता है तो अपन क्या कहते हैं कि ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन बोरॉन आपके पास बनता है। क्लियर है? तो ये बोरॉन का एक सिंपल सा प्रिपरेशन मेथड होता है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है। ये रिएक्शन पूछी जाती है, लास्ट वाली मोस्टली टुकड़ों में पूछी जाती है, पूरी रिएक्शन एक साथ नहीं पूछेगा। बट हमने पूरी क्यों पढ़ी है, ताकि हमें सारे रिएक्शंस एक साथ लर्न हो जाए। क्लियर है? नोट करें, फोटो खींचे, कोई दिक्कत लगे तो बताएं। नोट करो, फोटो खींचो। यस सर, पढ़ा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। फोटो खींचो भाई, फटाफट फोटो खींचो। आस्था, वैसे सर आपसे डाउट पूछ लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? नहीं बेटा, डाउट पूछने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप व्हाट्सएप पे डाउट डाल देना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटू, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको जो भी डाउट पूछना हो आप व्हाट्सएप पे डाल देना, आपको उनके जो जवाब है वो आपको मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं बेटू। हाँ भाई, हो गया सबका? जल्दी बोलें, जल्दी बोलें, जल्दी बोलें। हाँ, हो गया सबका। हाँ, अरे बिटिया देखो, हाँ क्लास में देखो, जो टॉपिक रनिंग में चल रहा है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, जो टॉपिक रनिंग में चल रहा है आप उसके डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको इसके अलावा बिटिया कोई भी डाउट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए रनिंग जो टॉपिक अभी करंट में चल रहा है, अगर इसके डाउट हैं तो आप रनिंग क्लास में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी समस्या है, तो आप व्हाट्सएप पे डाल देना, आपको जैसे ही मैं उसको रीड करूंगा, टाइम मिलेगा, आपको उसका जो रिप्लाई है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, है ना। अगर मान लो कि आप आउट ऑफ द टॉपिक कोई डाउट है, मान लो अपना पी ब्लॉक चल रहा है और किसी बच्चे को कोऑर्डिनेशन में डाउट आ गया, किसी बच्चे को हाइड्रोजन में डाउट आ गया, किसी बच्चे को केमिकल बॉन्डिंग का डाउट है, तो अगर बेटा वो डाउट अगर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो डाउट एक बच्चे का है, बाकी बच्चे क्या करेंगे, ऐसे आराम से बैठ के देखेंगे कि मास्टर क्या चल रहा है, बात पता पड़ेगी, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इस चीज़ में, हाँ बिल्कुल बेटा, क्लास में जो चल रहा है उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो, डजंट मैटर, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो चलो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर जो है वो फिजिकल का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं सर ब्रेक के बाद, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।